नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भले ही खेलों में आपकी दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन सेल्फ गोल और हिट विकेट जैसे शब्द आपने जरूर सुने होंगे। कांग्रेस को लेकर आजकल यह जुमला बहुत सुनने को मिल रहा है कि कर्नाटक में उसने सेल्फ गोल किया है। सेल्फ गोल यानी जिस गोलकीपर को सामने वाली टीम के प्रहार को रोकने के लिए खड़ा किया गया है, वो अपने ही हाथों बॉल को गोल में डालकर सामने वाली टीम को जिताने की संभावनाएं पैदा कर दे। क्रिकेट में हिट विकेट का मतलब है कि आप खुद अपना बैट विकेट पर दे मारें और खुद ही आउट हो जाएं। सेल्फ गोल और हिट विकेट जैसी बातें कांग्रेस को लेकर इसलिए उठ रही हैं कि भाजपा के साथ कांटे की टक्कर के कर्नाटक में चल रहे चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाए जाने की बात कर डाली। इतना ही नहीं, पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के साथ बजरंग दल को रखा गया। कर्नाटक की एक चुनावी सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और बजरंग बली की जय के उद्घोष के साथ जनसभा की शुरुआत की, तो यह मामला न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया। इस अभियान के बारे में कहा गया कि कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए यह किया गया है। हनुमान चालीसा में आता है, कुमति निवार सुमति के संगी। कांग्रेस की कुमति भी बजरंगबली खत्म करें, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। दोस्तों, जब आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कर्नाटक का चुनाव परिणाम सामने आ चुका हो। मेरा मानना है कि 10 मई के मतदान और 13 मई को रिजल्ट आने के बाद कर्नाटक का चुनाव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव तेजी के साथ अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। भाजपा कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत लाकर यह अन्य दल के सहयोग से सरकार बनाती है तो भी 2024 की रणनीति पर विचार करेगी, और अगर सरकार नहीं बना पाती है तब भी 2024 की रणनीति पर और ज्यादा गंभीरता से विचार करेगी। अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के खिलाफ एकता का स्वरूप क्या होगा, उस पर भी अभी से काम शुरू हो जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होती है तो जाहिर है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की कांग्रेस की ख्वाहिश न सिर्फ और तेज होगी, बल्कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी वो अपना ही मानकर चलेगी। अगर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाती है तो विपक्षी एकता की चल रही मुहिम में उसकी भूमिका और कितनी घटेगी, इस पर बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि तमाम विपक्षी दल चाहेंगे कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस ना करे और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी कोई गैर कांग्रेसी विपक्षी नेता ही हो। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव एक तरह से शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्षी दलों के मुकाबले भाजपा ज्यादा तेजी से अभी से जुट गई है। पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन यूं ही नहीं किया गया है। भाजपा मानकर चल रही है कि जो परिणाम कर्नाटक के आने हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन इस मुद्दे को कर्नाटक के बाद पूरे देश में इतना गरमा दिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे नजरअंदाज ना किया जा सके। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जिस तरह भाजपा आक्रामक हुई और कर्नाटक चुनाव में उसको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ी, वैसे ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि वो हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। हालांकि ये सब डैमेज कंट्रोल की बातें हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा असर होगा ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। मैं इसलिए बात कर रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के पॉलिटिकल बायोडाटा में ये बात मोटे मोटे अक्षरों में अंकित हो चुकी है कि राम मंदिर के मामले में उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि राम थे अथवा नहीं थे, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। राम को काल्पनिक बताए जाने का दाग कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर आज भी इतना गहरा लगा हुआ है कि उससे आसानी से छुटकारा संभव नहीं है। कांग्रेस की इमेज इस तरह की बन चुकी है कि वो राम मंदिर के खिलाफ थी और राम मंदिर के खिलाफ है।
ऐसे में उसके नेता अगर हनुमान मंदिर बनवाने की बातें भी कर रहे हैं तो उन पर कोई बहुत ज्यादा विश्वास जनता नहीं कर रही। मित्रों, भाजपा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए अक्सर कहते हैं कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। जातियों में विभाजित समाज को जातियों से ऊपर ले जाकर समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस कार्य का कितना असर हो रहा है यह भी कर्नाटक चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा को हटाए जाने के बाद कहा जाता है कि लिंगायत लोगों में भाजपा को लेकर नाराजगी है। इस नाराजगी के बावजूद अगर भाजपा कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहा जा सकता है कि हिंदू समाज जातियों से ऊपर निकल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा को भी इस मामले में अपनी नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस जरूर होगी। दोस्तों, जीडीएस की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक काफी कुछ कह रहे हैं। कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही, लेकिन कई स्थानों पर जेडीएस का भी प्रभाव है। इतनी सीट यह पार्टी ले जा सकती है कि उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही बहुमत का रास्ता रुक जाए। ऐसे में जेडीएस की भूमिका चुनाव के बाद बहुत बढ़ जाएगी। वो कांग्रेस और भाजपा में से जिसको समर्थन देगी वो पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल हो सकेगी। ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जेडीएस भाजपा का साथ देगी। अगर ऐसा होता है और कुछ निर्दलीयों का समर्थन भी भाजपा को मिल जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में भाजपा नेतृत्व की सरकार कर्नाटक में देखने को मिले। दोस्तों, बजरंग दल और बजरंग बली के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा कर्नाटक चुनाव में बहुत ज्यादा गरमाया वो था फिल्म द केरल स्टोरी का कथानक। इस मामले में भी मेरा मानना है कि कर्नाटक में चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन इस फिल्म में जो बात बताई गई है उसको या उससे मिलती जुलती बातों को इस देश में अब आसानी से नकारा जाना संभव नहीं है। इस मामले में भी कांग्रेस सेल्फ गोल की भूमिका में ही रही। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सभा में द केरल स्टोरी का जिक्र अपने भाषण में किया, मगर कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश रहती तो उसके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता था। आगे बढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं कि क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल स्टोरी के बारे में। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मित्रों, मेरा मानना है कि ऐसे संवेदनशील मैटर में भी अगर कांग्रेस के नेता खामोश नहीं रह सकते तो ये उनकी विचारधारा की मजबूरी है। ये वो विचारधारा है जिसे आजादी के बाद से ही कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा और मजबूत किया गया, पोषित किया गया, उसे खाद पानी दिया गया। ये कह देना कि केरल स्टोरी फिल्म में दिखाई गई बातें मनगढ़ंत हैं, ये एक तरफा बात हो जाती है। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में कांग्रेस और विपक्षी दल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्टी कमेटी की मांग कर रहे हैं, यह संभव क्यों नहीं है कि द केरल स्टोरी फिल्म में दिखाए गए कथानक की जांच के लिए भी वो जेपीसी की मांग करें।
फिल्म में जो दिखाया गया है वो फर्जी है या सच है, इसकी जांच करना जरा भी मुश्किल नहीं है। हालांकि निर्माता की तरफ से कहा गया है कि यह सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन अगर आपको यह दावा गलत लग रहा है तो इसकी जांच की जा सकती है। जिन 3 लड़कियों की कहानी बताई गई है उनमें से एक आज भी अफगानिस्तान की जेल में बंद है। जो कुछ फिल्म में दिखाया गया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जांच उच्च स्तर पर होनी ही चाहिए। इस बात से सभी को सहमत हो जाना चाहिए। अगर आप जांच की बात से भी सहमत नहीं हो रहे तो निश्चित है कि ना सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि आपके मन पर भी कुछ कालिख लगी हुई है। अच्छा रहता कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में फिल्म के कथानक की सत्यता की जांच कराए जाने की मांग उठाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे बल्कि कथानक को ही झूठा बता रहे हैं। इससे यह कहने का मौका वो भाजपा के नेताओं को और ज्यादा दे रहे हैं कि कांग्रेस और अन्य विरोधी दल सनातन विरोधी हैं। मित्रों, चुनाव के आखिरी दिनों में जो तीसरा मुद्दा बहुत ही गंभीरता के साथ और आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने उठाया, वो था सोनिया गांधी के भाषण का वो अंश जिसमें वो कर्नाटक की संप्रभुता की बात कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा। मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुद्दे पर खुलकर बोले। आइए हम आपको दिखाते हैं कि नड्डा ने इस मामले में क्या कहा। जो उन्होंने संप्रभुता की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। वोट की खातिर कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना, यह बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी है। मैं यहां पर एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो संप्रभुता की बात है वो भी सांसद रही हैं और हैं अभी भी, और खरगे साहब भी सांसद रहे हैं। हम क्या शपथ लेते हैं कि हम वी ओ अवर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये कहते हैं हम। अब ऐसे कहने वाले लोग अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करें तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी, उनका अपमान है। लेकिन यह लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की शब्दावली बोल करके ये, और आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग तो खड़े रहे ही हैं। तो भारत के
जो बोलते हो कि भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हों उनके मुंह से इसी तरीके की वाणी निकलती है। मित्रों, इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के तमाम नेता बोले हैं। हालांकि यह मामला गंभीर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे भाजपा को चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। इसके बावजूद भाजपा ने इस मुद्दे को बजरंग दल पर प्रतिबंध और द केरल स्टोरी फिल्म के मुकाबले और भी अधिक जोरदार ढंग से उठाया। मुझे लगता है कि इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा देश के बुद्धिजीवियों सहित पूरी दुनिया के सामने बात रखना चाहती है कि जो पार्टी भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है उसके सबसे बड़े नेता का सामान्य ज्ञान कितना है। भले ही चुनाव में भाजपा को बहुत ज्यादा लाभ इस मुद्दे को लेकर ना मिले, लेकिन सोनिया गांधी के सामान्य ज्ञान पर सवालिया निशान लगाने में भाजपा सफल रही है। अब तक भाजपा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश में लगी रही है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि उनके भाई को पप्पू कहा जाता है। सोनिया गांधी के भाषण के अंश पर भाजपा के इस तरह से आक्रामक होने से लग रहा है कि वो एक एक करके कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, खास तौर पर गांधी परिवार के सदस्यों को अल्पज्ञानी साबित करने की मुहिम पर चल पड़ी है और इसमें काफी हद तक सफल होती भी दिखाई दे रही है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।